नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोल रहे हैं सबसे पहले तो देखो, अभी तक जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स हो गया या हीट वाला पार्ट हो गया, रोटेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, तो इन सब से अगर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को कंपेयर करेंगे तो वो रिलेटिवली हिस्टोरिकली बहुत मॉडर्न है। तो इसीलिए नाम भी उसका मॉडर्न है। ऐसे समझ लो कि लास्ट 100 और 120 ईयर्स, 130 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुए हैं, मतलब बहुत रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं, वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। हालांकि इसमें एक चीज है, मॉडर्न फिजिक्स का मेजर पोर्शन मुझे लगता है आप लोग 11th में ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर चुके हो, तो वो तो समझ लो एक तरह से रिवीजन ही है। तो आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा और फिजिक्स में तो करेगा ही करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 12th वाले पोर्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू IIT जेई और जेई मेन और जेई एडवांस, तो वो यही टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और रिलेटिवली बहुत सिंपल है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कितना है वो तो आप IIT के कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले 10 सालों में वो ही देख के पता कर सकते हो। ठीक है ना, सिंपल है। बहुत सारी चीजें जो है वो फैक्चुअल है, फैक्ट बेस्ड है। तो ये है कि उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं मैकेनिक्स की तरह। जो जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही हमें क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है ना। मतलब ऐसा है कि सारे क्यों के जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक पार्ट स्टडी करने वाले हैं, उसका कुछ एडवांस वर्जन नहीं करने वाले हैं। मतलब मॉडर्न फिजिक्स के जो कई सारे टॉपिक्स हैं उसमें से हर एक टॉपिक अपने आप में एक रिसर्च वाला टॉपिक है। तो हम तो एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अब आज की डेट में अगर कंपेयर किया जाए तो वो चीजें वैलिड नहीं है, उनकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आ गए हैं। बट ये कि अभी हमारे सिलेबस में बेसिक जो हिस्टोरिकली बेसिक चीजें हैं वही सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि बोर मॉडल तुमने पढ़ा होगा, तो बोर मॉडल में आज की डेट में बहुत सारी चीजें नहीं है, वैलिड नहीं है। बट ये कि बोर मॉडल के बारे में पूरी बातें जो पुरानी है वही सारी बातें हमको पढ़नी है, तो क्वेश्चंस भी उन्हीं के बेसिस पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो मॉडर्न में अगर सबसे पहले अगर ये देखें कौन कौन से पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं कई सारे। तो इसमें जैसे सबसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट टॉपिक पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। देन सेकेंड वन विल बी मैटर वेव्स एंड डी ब्रॉगली matter waves and de Broglie wavelengths. Then Bohr model for hydrogen like atoms. Bohr model for hydrogen like atoms. Then there is a topic called X-rays and its applications. Then nuclear physics, and the last one is radioactivity. तो टॉपिक के नाम से ही आपको क्लियर होगा कि क्या क्या पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, क्यों भाई। जैसे मुझे लगता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, मैटर वेव्स हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया, बोहर मॉडल हो गया एंड रेडियो एक्टिविटी। इतना तो आपने केमिस्ट्री में सफिशिएंट पढ़ रखा है जिससे फिजिक्स भी हो जाएगा। बट ठीक है, हम लोग फिर से सारा स्टडी करेंगे क्योंकि 11th वाला पोर्शन तो अब बहुत पुराना हो गया। ठीक है ना। एक्सरे और न्यूक्लियर हो सकता है उतना डिटेल में स्टडी नहीं किया होगा, क्यों भाई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगेन देखो, मॉडर्न फिजिक्स में जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट थी। और हमें मालूम है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जैसे रे से हमने लाइट को रिप्रेजेंट किया था, रे ऑफ लाइट बोलते थे। वेव ऑप्टिक्स हमने उसी चीज को बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। तो वेव ऑप्टिक्स हमने लाइट को वेव की तरह, वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड माना हमने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की छोटी सी हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री ये है कि कोई बताएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने ढूंढा था, फर्स्ट टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किसने किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन।
सभी को जो नाम याद है वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है ना। बट आइंस्टाइन नहीं था जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट जिसने किया, वो आइंस्टाइन नहीं था, वो हर्ट्ज था। हर्ट्ज का भी नाम सुना ही है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। हर्ट्ज ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी, Yes, sir. ठीक है ना। और उन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हाँ इस तरह का कुछ फिनोमेना है। बट है क्या ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो आइंस्टाइन का ही नाम सबसे ज्यादा फेमस आता है। रीजन ये है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट Prove किया था. ढूंढ तो लिया हर्ट्स ने, बट हर्ट्स ने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, किस वजह से हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा। तो बेसिकली हर्ट्स का कोई रिकॉग्निशन नहीं था, एक्सेप्ट कि हाँ फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट उसने किया। हाँ आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन किया था, सारे फैक्टर्स स्टडी किए थे, तो आइंस्टाइन को ही उस पर नोबेल प्राइज भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही मिला था, और हम सभी को नाम भी उसी का याद है, ठीक है ना। तो सिर्फ ढूंढ लेने से काम नहीं बनेगा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, ठीक है ना। तो हर्ट्ज ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, और जब एक्सपेरिमेंट ये हुआ था तब तक लोगों का ये बिलीफ हो चुका था कि लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है, लाइट इज अ वेव। क्योंकि शुरुआत में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स न्यूटन के टाइम पे तो बोलते थे लाइट पार्टिकल है, लेकिन बाद में फिर पार्टिकल से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो फिर ये हुआ कि नहीं, हाइगेंस ने जो थ्योरी दी है कि लाइट इज बिहेविंग एज अ वेव, तो वही थ्योरी सही है। क्योंकि वेव वाली थ्योरी से बाकी सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहे थे उस टाइम तक, जितने भी फिनोमेना ऑब्जर्व हुए थे। हाँ उसके बाद जब अगला फिनोमेना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हर्ट्ज ने कोशिश की कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करे। जबकि हो क्या रहा था कि वेव थ्योरी के जो जो पॉइंट्स थे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे वो एकदम ही मैच नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत दूर दूर से। तो वो बेसिकली दिमाग उसका सारा लगा हुआ था कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करे, और वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो नहीं रहा था। तो आइंस्टाइन ने बाद में इसको एक्सप्लेन किया, और आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करने से पहले आइंस्टाइन और प्लैंक, इन दोनों ने मिलके लाइट के बारे में एक स्टेटमेंट ये दिया कि लाइट के अंदर डुअल कैरेक्टर है, लाइट हैज डुअल कैरेक्टर, यानी लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करेगी। अब हम जिस फिनोमेना के बारे में बात करेंगे उसके हिसाब से हम उसका कैरेक्टर एसोसिएटेड लेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बोलते हैं, तो इसमें डुअल कैरेक्टर है, मतलब इसमें हम लाइट को मेड अप ऑफ पार्टिकल्स भी लेंगे और लाइट के वेवलेंथ को भी डिस्कस करेंगे, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज आपस में एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करना है वो यही है, फर्स्ट हेडिंग यही पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट बोलो या क्वांटम थ्योरी बोलो, एक ही बात है। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट और क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अब अगेन इस थ्योरी में भी हमें बहुत सारे डिटेल्स वर्जन नहीं स्टडी करने हैं, इसका एक जो सिंपल वर्जन है, जो जो पॉइंट्स हमारे काम आएंगे तो वो हमको नोट डाउन भी करने हैं और याद भी रखने हैं, तो नोट भी करते जाइए और समझते भी जाइए। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग यही लिखेंगे कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे दीज आर massless and chargeless particles which travel with speed of light, that is c is equal to 3 into 10 power 8 meter per second in vacuum with respect to any frame of reference, मतलब लाइट के अंदर, लाइट किससे मिलके बनी है, तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, दे आर मासलेस एज वेल एज दे आर चार्जलेस, ठीक है। चार्जलेस से मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में ये पार्टिकल्स डेविएट नहीं होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमने बोल दिया कि भाई इनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, एंड उनका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है,
तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में 3 × 10⁸ वही इनका भी है। अच्छा, ये लाइन बोलने का मतलब ये है, अब इस लाइन का मतलब अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं समझ में आएगा, आगे जब तुम बीटेक में रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ोगे तो वहां बात ये तुम्हारी समझ में आएगी, क्योंकि ये एक तरह से समझ लो क्वांटम थ्योरी क्या है, ये ट्रांजिशन है। एक है न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें हम लोग पार्टिकल से डील करते हैं, वेलोसिटी एक्चुअल दिख रही होती है, और एक आ जाती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो ये समझ लो एक तरह से ट्रांजिशन फेज है। तो ये बात तुम्हें फिलहाल पूरी समझ में नहीं आएगी, फिर तुम्हें बस ध्यान रखना है कि विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब रेफरेंस चेंज करेंगे, है ऐसा कि किसी भी पार्टिकल का जो स्पीड है वो मोर देन स्पीड ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है, तो उससे भी ये रिलेटेड है। तो वो अभी नहीं समझ में आएगा, अभी फिलहाल सिर्फ नोट कर लो इसको, ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस तो कंप्लीट होना ही चाहिए। तो इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में हम लोग डिफाइन करते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज जीरो। हालांकि क्या होगा कि जब ऐसे पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, मतलब उससे कम है, v/2 है, v/3 है, v/4 है, तो क्या होता है ना कि उनके दो मास डिफाइन होते हैं, एक होता है रेस्ट मास और एक होता है मूविंग मास। अब है क्या, फोटोन कभी रेस्ट पे तो होगा नहीं, इट इज ऑलवेज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या होगा कि उसका मूविंग मास का डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि रेस्ट मास इज ऑलवेज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज जीरो। देन थर्ड पॉइंट में लिखेंगे each photon carry definite energy and momentum which is associated with wavelength of light as, तो ये तुमने हो सकता है पढ़ रखा होगा, क्यों भाई, ये तुमने हो सकता है पढ़ रखा होगा। एनर्जी ऑफ अ फोटोन कितना होता है, हर एक फोटोन का जो एनर्जी है वो फिक्स है, और वो एनर्जी उसके वेवलेंथ पे और उस लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो एनर्जी फोटोन हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू या फिर इसी को लिख सकते हैं एच इंटू न्यू होगा फ्रीक्वेंसी। वो जो फॉर्मूला लगाते हैं ना वेव के लिए, न्यू इक्वल टू वी इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो यही वाला फॉर्मूला हो गया, सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना न्यू लैम्डा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो हमें ध्यान रखना है, ध्यान के रखना है, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में यूज ही आएगा हर जगह ही। और दूसरा है मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। तो फोटोन का जो मोमेंटम है वो डिफाइन है एनर्जी अपॉन सी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एच अपॉन लैम्डा। एच अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे ये एच क्या है, हियर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स है, ठीक है। सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, न्यू हो गया इसका फ्रीक्वेंसी, और अगर हम यहाँ पे इसमें, अब देखो एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो अगर हम दोनों कांस्टेंट को एक सिंगल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए एक फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 12420 अपॉन लैम्डा। अब ध्यान से देखना, लैम्डा को अगर हम इसमें एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करें तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है डायरेक्टली हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे देगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा यूनिट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही यूनिट है, एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट है,
तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल। ठीक है ना। अब देखो ये जो 12420 लिखा हुआ है, ये 12420 भी ले सकते हैं, कई बार 12400 भी ले सकते हैं। ठीक है ना। कई बार इसको ऐसे लिखते हैं, और तुमने देखो जैसे भी पढ़ रखा है, वो जो पढ़ रखा है वो भी सही है। जैसे 1240 लिख देते हैं अपॉन लैम्डा। तो देखो अगर 1240 यूज कर रहे हो तो लैम्डा को हमें नैनोमीटर में यूज करना होगा, बस ये ध्यान रखना। एक ही बात है ना वो तो। एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 12400 कर देना। बट पेपर में क्या यूज करना है, तो पेपर में तो देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा हमें वैल्यू यूज करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यूज करना है, पेपर में जो कांस्टेंट मेंशन है। ठीक है ना। जूल में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही जरूरत पड़ेगी बस। तो मैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही याद रखना है बस, दैट्स इट। क्लियर है। थर्ड पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं ना। देन फोर्थ पॉइंट में there may be an interaction between photon and मैटर पार्टिकल। मैटर पार्टिकल मतलब कि कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। तो देयर में बी एन इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब कि इनका कोलिजन हो सकता है। देयर में बी अ कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड एनी अदर पार्टिकल। ठीक है। तो इसमें आगे लिखेंगे टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर ऑलवेज conserved during the collision, but number of photons may not be conserved during the interaction। ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि फोटोन का किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ या कोई भी फ्री पार्टिकल के साथ कोलिजन पॉसिबल है। उस कोलिजन में टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम ठीक उसी तरह से कंजर्व होगा जैसे हम लोगों ने मैकेनिक्स में किया है कंजर्वेशन। हाँ, लेकिन ड्यूरिंग दिस इंट्रैक्शन ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो कंजर्व नहीं हो। नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होगा मतलब ये है, तुम ऐसे विजुलाइज करो कि बेसिकली लाइट के अंदर जो फोटॉन्स हैं वो फोटॉन्स इमेजिनरी एनर्जी पैकेट्स हैं। मतलब एनर्जी इमेजिनरी नहीं है, बट वो जो पैकेट है वो इमेजिनरी है। तो एक तरह से समझ लो कि एक पैकेट टाइप का है जिसके अंदर एनर्जी भी है और उसके अंदर मोमेंटम भी है। तो जैसे ही ये पैकेट किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी और उतना मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा। और पार्टिकल कोई है ही नहीं, मतलब फोटोन कोई पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल की तरह नहीं है, मास नहीं है उसके अंदर, सिर्फ उसके अंदर एनर्जी है और उसके अंदर मोमेंटम है। तो अगर ये पार्टिकल किसी भी और पार्टिकल से टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी और मोमेंटम उस दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि पहले फोटोन था और बाद में फोटोन नहीं है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं है। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व हो, इसलिए मैंने मे नॉट भी लिखवाया है। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसमें हो सकता है नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व भी हो। एक हायर एनर्जी का फोटोन टकराएगा और इंटरेक्शन के बाद लोअर एनर्जी का फोटोन निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम ये हमेशा कंजर्व होगा बस। ठीक है। तो एग्जांपल आएंगे तब अप्लाई करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सर यहाँ बदलो। हाँ बोलिए।
सर अगर फोटोन किसी पार्टिकल से टकराएगा तो अपनी पूरी एनर्जी दे देता है या फिर कुछ फ्रैक्शन देगा? ऐसा कोई रूल नहीं है, अलग अलग फिनोमेना में अलग अलग केस है। कुछ ऐसे फिनोमेना है जिसमें वो कंप्लीटली अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, कुछ ऐसे फिनोमेना है जिसमें हो सकता है एनर्जी ट्रांसफर नहीं करे, कुछ ऐसे फिनोमेना भी है जिसमें से हो सकता है पार्शियल ट्रांसफर हो। पार्शियल ट्रांसफर का मतलब होता है, इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि फोटोन तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा, लेकिन आफ्टर दैट कोलिजन एक नया फोटोन जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम स्टार्टिंग वाली एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, बट कभी भी फोटोन की एनर्जी का हाफ नहीं हो सकता है, मतलब इट इज अ कंप्लीट एनर्जी पैकेट। पहली बार तो वो पूरा ही एब्जॉर्ब करेगा, बट ये कि उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो कम एनर्जी का एक दूसरा फोटोन निकाल दे, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज सम काइंड ऑफ पार्शियल ट्रांसफर। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन number of photons crossing per unit area per second and energy h nu of each photon। मतलब अगर हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो I की वैल्यू बनेगी n एच न्यू अपॉन ए। अब देखो इंटेंसिटी के बारे में अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अब हमें इसमें वेव वाली इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं यूज करना है। वेव में अगर तुम्हें याद हो तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वेव का जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मीडियम डेंसिटी, वेव वेलोसिटी, इन पे भी डिपेंड करता है, बट वो वेव वाला फॉर्मूला था। यहाँ पे वेव नहीं है, यहाँ हम पार्टिकल के हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं। देखा जाए तो फोटोन थ्योरी इज मोर अबाउट पार्टिकल, क्योंकि बार बार फोटोन के बारे में बात चल रही है, फोटोन इज अ पार्टिकल। तो हम यहाँ बोल रहे हैं जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का जनरल मतलब होता है टोटल एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम n नंबर ऑफ फोटोन्स, n number of particles are crossing area A perpendicularly per second, and h nu is energy of each photon. So what would be total energy? Total energy becomes n h nu, and this energy is divided into in A area, तो intensity becomes n h nu upon A। ठीक है, n का मतलब यहाँ पे लिख लो, n क्या है, n यहाँ बनेगा n is number of photons क्रॉसिंग एरिया ए पर सेकेंड। ठीक है ना। और एच न्यू तो क्लियर ही है, एच न्यू इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो अब यहाँ क्या है ना, ये इंटेंसिटी वाली जो ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब होता क्या है कि बुक्स में तो कुछ भी कभी कभी लिख देते हैं, क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में। अगर जैसे बोला जाएगा कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, समझना, अगर बोला कि लाइट का इंटेंसिटी हमने इंक्रीज किया है, तो जब तक हमको फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं मालूम है तब तक हम नंबर के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हमसे ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी या फिर फॉर अ गिवन वेवलेंथ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, तो फॉर अ गिवन वेवलेंथ या फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड का मतलब है एन इंक्रीज कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग एन फिक्स्ड। अगर एन को फिक्स रखें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो भी इंटेंसिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब है इंटेंसिटी दोनों पे डिपेंड कर रही है, एन पे भी कर रही है और फ्रीक्वेंसी पे भी कर रही है। तो क्या बढ़ा रहे हैं, जब तक हमें दूसरे के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम पहले के बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना, बताओ यहां तक। दिस इज ऑल अबाउट फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। Yes. ठीक है, इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम मेटल। अब देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो इलेक्ट्रॉन सबसे आसान है निकालना मेटल से ही।
मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए आसान है क्योंकि मेटल बोलो या कंडक्टर्स बोलो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो ऑलरेडी एटम से बाउंड नहीं है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में पढ़ा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पूरे पूरे वॉल्यूम में वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, दे कैन फ्रीली मूव। तो एक्चुअली दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ जाएंगे, बाहर वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उनको हम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देंगे। हाँ, वो एनर्जी जो है वो रिलेटिवली कम होगी, मतलब कम एनर्जी में ही बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। डिटेल में नहीं, कम से कम नाम तो जानना ही है हमें। तो देखो, जैसे एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। तो ये बताओ, इसके नाम से क्लियर है क्या है ये प्रोसेस? हीट देके। सिंपली यस सर, हीट देके। मेटल को अगर हम हीट करेंगे, मेटल को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप एमिट होने लगेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। ज्यादा हीट करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो हीट, वो जो एनर्जी है वो कहां से मिल रही है? वो थ्रू हीट मिल रही है। भाई हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसके उनको कोलिजन बढ़ रहे हैं, कोलिजन बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली मेटल का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उनको एनर्जी मिल रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। फिर बी ऑप्शन में इट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या है? जैसे सपोज करो कि किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज है। मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराना। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है Q इंटू ई, वो फोर्स हम इतना ज्यादा बढ़ा दें उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ दे। क्योंकि भाई किसी न, अगर किसी कितनी एनर्जी चाहिए तो एनर्जी उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग है, तो अगर हम उतना फोर्स लगा देंगे तो भी वो बाहर निकल आएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से जो एमिशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन। तो फील्ड एमिशन में चाहो तो एक लाइन बस ये जोड़ दो, यूजिंग strong electric field, ठीक है। then third process is called secondary emission। secondary emission normally होगा through collisions with अदर पार्टिकल्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अल्फा पार्टिकल ले लें और अल्फा पार्टिकल को एक्सीलरेट करके हम किसी मेटल के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दें, तो वो जो अल्फा पार्टिकल है, तो जब ढेर सारे अल्फा पार्टिकल मेटल के ऊपर जाएंगे तो जरूर उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो उन फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। और अल्फा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन के सामने बहुत हैवी है। तो ऐसे समझो कि एक बहुत हैवी पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी से आके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो कोलिजन में अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा, थोड़ी सी भी एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो उतने में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन इज ऑलवेज थ्रू कोलिजन्स विद अदर पार्टिकल। तो हम बम्बार्डमेंट किसी का भी करा सकते हैं, न्यूट्रॉन्स का भी बम्बार्डमेंट हो सकता है, अल्फा पार्टिकल्स का भी हो सकता है, किसी भी पार्टिकल का। और फोर्थ वन जो हमें डिटेल में स्टडी करना है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और इन चारों में देखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या हो रहा है कि अगर हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ क्लीन मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टिंग। तो ये प्रोसेस बिल्कुल अलग है, क्योंकि थर्मियोनिक हमें समझ में आ रहा है, फील्ड एमिशन भी समझ में आ रहा है इजिली, सेकेंडरी में भी लॉजिकल है कि भाई कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बट लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ये हमें पूरा का पूरा इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा यही पड़ जाएगा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक बात तो खैर पता ही है तुम्हें, देखते जाओ क्या क्या चीजें हैं। सपोज ये मैंने कोई भी एक मेटल सरफेस एज्यूम किए, ठीक है, मेटल सरफेस
और अगर हम इस मेटल सरफेस के ऊपर सफिशिएंट वेवलेंथ या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, अभी हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो फोटोन की एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से हाई होनी चाहिए। तो इस केस में जो मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का जो निकलने का डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन है, ऐसा नहीं कि लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है उस डायरेक्शन में एमिट होंगे, रैंडम है, कहीं भी निकल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख दो कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें लिखेंगे व्हेन लाइट हैविंग sufficient frequency falls on a metal surface, electrons are emitted. This phenomena is known as photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं, दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे थर्मियोनिक एमिशन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको हम लोग बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। तो सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आएगा व्हाट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। क्या बोलेंगे वर्क फंक्शन, याद है किसी को? पढ़ तो रखा ही है। The minimum amount of energy required to bring the electron to the surface. It is the minimum amount of energy, minimum energy required to remove an electron from metal surface, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझना ध्यान से यहाँ पे, जो कंफ्यूजन वाली है, क्या लगता है तुम्हें मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी या अलग अलग एनर्जी चाहिए होगी? अलग अलग। मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लगता है क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए सेम एनर्जी लगेगी? तो सर पहले सारे एटम से एक टाइप के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सब उन सब में सेम लगेगी। क्या होता है ना, फिर भी क्या होता है ना, जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन पूरे वॉल्यूम में घूम रहा है ना, उसका एनर्जी भी हर जगह अलग अलग आ रहा है। भाई ऐसे सोचो ना, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास आएगा तो उसका k q1 q2 अपॉन r डिफरेंट होगा, फिर दूसरे से दूर हो रहा है। तो एक्चुअली है क्या ना कि ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बट जो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है वो मिनिमम से रिलेटेड है। मतलब ऐसे समझ लो कि उस मेटल सरफेस, पहले तो बात करते हैं मेटल सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोस्ट लूजली बाउंड होंगे। हम इंटरनल शेल वाला तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे, उनमें से भी हमें वो इलेक्ट्रॉन देखना है जिसको निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो जो मिनिमम एनर्जी वाली डेफिनेशन है वो मेटल के लिए फिक्स आएगी। ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सेम एनर्जी चाहिए, जो उसमें से मिनिमम वाला है वो एनर्जी हम लोग वर्क फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना। और आगे लिख देंगे इसमें, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल सरफेस, और ये भी लिख दो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ external factors like
टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब अलग अलग मेटल के लिए क्या है ना कि वर्क फंक्शन का वैल्यू भी अलग अलग है, तो खैर हमें याद नहीं करना है, बट एक जनरल आइडिया के लिए मैंने दिखा दिया कि देखो कौन कौन से मेटल है। जैसे सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन डिफाइंड है इट इज 2.14, ऐसे बोल सकते हैं कि सीजियम का वर्क फंक्शन मिनिमम है, और इन सभी में कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम वर्क फंक्शन जो है वो प्लैटिनम का है 5.65। तो ऐसे समझ लो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में सारे मेटल्स का वर्क फंक्शन आएगा। ठीक है ना, वैल्यूज नहीं याद करने की जरूरत है, बस एक आइडिया देने के लिए मैंने ले लिया है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्पेशली टेम्परेचर। ठीक है ना, देन सेकेंड पॉइंट में एक हेडिंग पड़ेगा कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू टीएच एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा टीएच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये क्या बोलेंगे, अब देखो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है मेटल सरफेस से तो हमें वर्क फंक्शन जितना एनर्जी तो देना ही पड़ेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिनिमम, अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, और वेवलेंथ कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो बनेगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ के लिए बनेगा मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लिखें, सिर्फ इसका डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं एच न्यू टी एच की वैल्यू 5 के इक्वल होगी, तो यहां से न्यू थ्रेशोल्ड कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/h। तो एक हमें ये याद रखना है, और दूसरा वेवलेंथ के लिए तो hc/लैम्डा टीएच 5 के इक्वल, तो यहां से लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू आ जाएगी hc/5, hc/5। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे भी हम वो कर सकते हैं क्या, 1240/5। तो अगर 5 की वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी है तो ये हमको अपने आप किस में मिल जाएगा, नैनोमीटर में मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे लिख देंगे फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू टीएच एंड लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा टीएच। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए और लैम्डा थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। ठीक है, यस सर। देन थर्ड पॉइंट में लिखेंगे an energetic photon will get absorbed by an electron only if energy of photon is, ये ऐसे बोलनी चाहिए, only if frequency of photon
is greater than threshold frequency, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अब देखो ये एक ऐसा पॉइंट था जो क्वांटम थ्योरी और फोटोन थ्योरी के लिए आया। ये कैसे आया? मैंने कहा ना जैसे हर्ट्ज जो है वो कोशिश कर रहा था वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करे। अब देखो वेव थ्योरी ये बोलती है कि लाइट की जो एनर्जी है वो वेव में डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझना ध्यान से, वेव में डिस्ट्रीब्यूटेड होने से मेरा मतलब ये है कि लाइट की जो एनर्जी है वो एक तरह से कंटिन्यूअस एनर्जी है। कंटिन्यूअस एनर्जी मतलब ये पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो जितना ज्यादा वेव एब्जॉर्ब होगा एनर्जी उसका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली आ रही है। तो एक हो गया वेव, वेव में हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी कंटिन्यूअस है, और एक है फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी में हम लोग बोलेंगे कि लाइट की जो एनर्जी है वो ऐसे समझ लो बॉल्स के फॉर्म में है, ये फोटॉन्स के फॉर्म में है। जैसे ही ये फोटोन मिलेगा सर्टेन अमाउंट से एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखा ये गया कि जब हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट कराएं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। जब एक्सपेरिमेंट हुआ, देखो है क्या, ये सारे पॉइंट्स कैसे बनाए गए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस आए, और उन ऑब्जर्वेशंस के बाद हम इन पॉइंट्स पे पहुंचे कि हाँ ये पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं। तो क्या हुआ कि जब देखा गया कि लैम्डा, कोई भी लैम्डा डाल रहे हैं अगर तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है। हाँ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम वेवलेंथ डाल रहे हैं या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी एनर्जी का वेव एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो एक तो यही वेव थ्योरी फेल हो गई। भाई वेव में एनर्जी चाहे लैम्डा थोड़ा बढ़ा दो या लैम्डा थोड़ा कम कर दो, एनर्जी तो एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये बात बोली गई कि जो ये फोटोन है, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसका वर्क फंक्शन है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए उसको एमिट कराने के लिए, और हमने 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला है। ठीक है, तो 2.5 डालने से ऐसा नहीं कि उसको एक फोटोन मिल गया तो फिर वो थोड़ी देर इंतजार करेगी सब चलो एक और आ जाए, तो 2.5 और 2.5 मिलके 5 हो जाएगा, फिर बाहर निकल चलेंगे। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अगर हम 2.5 का एनर्जी डाल रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि वो जो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है वो वेस्ट ही हो जा रहा है, वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन ही तभी होगा जब उसका वैल्यू, यानी वो इलेक्ट्रॉन किसी तरह से उसके पास कुछ है इंटरनल पावर जिससे उसको पता चल जा रहा है देखते ही कि जो ये फोटोन आ रहा है ये उस एनर्जी का नहीं है, ऐसे समझ लो याद रखने के लिए, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ठीक है ना। देन फोर्थ पॉइंट में बोलते हैं कि देयर इज नो टाइम गैप, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन absorption of photon and emission of electron. The process is almost instantaneous. ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जो टाइम है ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ सेकेंड्स है। तो 10⁻⁹ सेकेंड्स तो इंस्टेंटेनियस बोल ही सकते हैं ना। मतलब फोटोन के जाने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो टाइम का गैप है, दैट टाइम गैप इज 10⁻⁹ सेकेंड्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे वो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्योंकि है क्या, अगर हम वेव की प्रॉपर्टीज, यानी वेव की प्रॉपर्टीज मतलब वेव की जो इंटेंसिटी है हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, उसके हिसाब से कैलकुलेट करें कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेने में टाइम कितना लगेगा, तो अगर वो कैलकुलेट करके टाइम निकालते हैं तो वो टाइम आता है 10⁻³ सेकेंड्स का। जबकि प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है वो बाहर आ रहा है 10⁻⁹ सेकेंड्स में। तो 10⁻³ कैलकुलेट होके आ रहा है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, और प्रैक्टिकली 10⁻⁹ आ रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत कंट्राडिक्टरी हैं दोनों स्टेटमेंट्स। तो एक वो रीजन था। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन को सारी की सारी एनर्जी एक झटके में मिल जाए, मतलब सडनली पलक झपकते ही मिल जाए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है क्योंकि वो फोटोन की सारी एनर्जी उसको एक साथ मिल जा रही है। ठीक है ना।
ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, तो ध्यान जरूर रखने हैं। 5th पॉइंट में an energetic photon may eject at most 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे फोटोन, तो पहली बात तो एनर्जेटिक फोटोन का मतलब मेरा ये है कि उसका जो एच न्यू है वो 5 से तो ज्यादा होना ही चाहिए, तभी तो वो एब्जॉर्ब होगा। और दूसरी बात ये कि फोटोन की जो एनर्जी है वो शेयर नहीं होगी, ठीक है ना। फोटोन एनर्जी कैन नॉट बी शेयर्ड। मतलब सपोज अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, या सपोज करो हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए निकलने के लिए, वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दिया है, तो ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन दोस्त हों और सोचे कि हम आधा आधा बांट लेते हैं और दोनों लोग बाहर निकल चलते हैं। वो पूरा का पूरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। यानी यहां से ये बात बोली जा सकती है ना कि एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है? तो एक फोटोन मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी है वो कभी भी शेयर नहीं होगी। ठीक है, शाश्वत आपने क्या पूछा है, मुझे समझ नहीं आया। द प्रोसेस कैन बी टर्म्ड साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस से क्या मतलब है? सर यानी कि फोटोन का अब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रॉन का एमिशन एक ही टाइम पे हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली अगर आता है तो बोल सकते हैं ना। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एकदम जीरो टाइम गैप। तो एक्चुअली जीरो नहीं है टाइम गैप तो है, बट वो टाइम गैप ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस बोलना ज्यादा अच्छा है ना। यस सर। ठीक है, देन 6th पॉइंट में हम लोग डिफाइन करते हैं एक टर्म कॉल्ड फोटो एफिशिएंसी, एंड फोटो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज, फॉर्मूला ही लिख देते हैं। फोटो एफिशिएंसी में नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, और ऊपर आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो फॉर्मूले से क्लियर है व्हाट इज फोटो एफिशिएंसी? तो बताओगे जरा कि फोटो एफिशिएंसी नॉर्मली क्या होती है? क्यों भाई, 1 कितनी होती है? 1 नहीं, 1 नहीं होती है। और कोई जवाब? जीरो मतलब निकलता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। एफिशिएंसी बोल रहे हैं तो लेस देन 1 तो होगा ही, एफिशिएंसी 1 से ज्यादा तो होगी नहीं भाई। देखो, एक फोटोन मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो एफिशिएंसी 1 से तो ज्यादा बनेगी नहीं, तभी तो उसका वर्ड एफिशिएंसी बोल रहे हैं वर्ड। बट मैं बोल रहा हूँ कि जनरली, इन जनरल ये वैल्यू क्या होती है, तो लिख लो, नहीं पता है तो। जनरली जो एफिशिएंसी है वो 10 पावर -5 और 10 पावर -6 है, ऐसे समझ लो, इस ऑर्डर का है। मतलब जैसे समझो 10 पावर 5 अगर ले रहे हैं -5, तो 1,00,000 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1,00,000 फोटॉन्स मेटल सरफेस पे जब इंसिडेंट होंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है। तो आईआईटी में सिलेक्शन से भी डिफिकल्ट है। बोलो, 10 टू द पावर 5 फोटॉन्स जब इंसिडेंट हो रहे हैं तो अल्टीमेटली उसमें से एक ही फोटॉन बाहर आ रहा है। नहीं, लेकिन यार मेरे में नहीं सही चल रहा। तो बाकी फोटॉन्स क्या कर रहे हैं? क्यों भाई, बोलो, बाकी फोटॉन्स क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन्स निकाल पा रहे हैं? कम एनर्जी दे रहे हैं और पूरी एनर्जी तो कम दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने जो फोटॉन्स इंसिडेंट कराए हैं वो सारे के सारे फोटॉन्स सेम एनर्जी के इंसिडेंट कराए हैं।
वर्क फंक्शन में जा रहा है। अरे वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तभी तो एक निकला, नहीं तो एक भी नहीं निकलता। कनेक्ट हो जाता। अब देखो यही सारी चीजें थी जो वो हर्ट्ज नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, ठीक है ना, जिसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। उसने ही बोला कि ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो अब मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हालांकि हमने फोटॉन्स भी बहुत सारे डाले हैं, बट बहुत कम फोटॉन्स होंगे जो मेटल सरफेस पे होंगे, लाइट के डायरेक्शन में होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे। अभी क्या होगा कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन उस मेटल के अंदर है, अभी वो मेटल के अंदर ही है, मेटल के अंदर वो कहीं भी घूम सकता है, बट मेटल को छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि जहां पे वो है वहां पे उसकी एनर्जी निगेटिव है। जैसे तुमने बोर मॉडल में पढ़ा है ना कि बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें 13.6 देना है, तो इसका मतलब ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी -13.6 है, तो अगर हमें उसे निकालना है तो +13.6 देना पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ कुछ ये इलेक्ट्रॉन भी है, जो उसका वर्क फंक्शन है वो एक तरह से उसका माइनस एनर्जी है, तो अगर हमें उसको बाहर निकालना है तो उतना एनर्जी हमें प्लस में देना पड़ेगा। तो जैसे ही उसको फोटोन मिलेगा ना, उसके पास उतने अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, लेकिन अभी भी वो अंदर है। अब जैसे ही उसके पास एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास तो आया नहीं, उसके पास आया है, तो वो अब ऐसे याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि वो इतना खुश हो जाएगा। अब सोचो ना, 1 लाख में से एक कोई निकलने वाला है, उसमें से जिसको फोटोन मिलेगा वो बहुत खुश हो जाएगा, तो वो खुशी में इधर उधर भागेगा। इधर उधर भागने में क्या होगा कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा, दूसरे एटम से कोलाइड होगा, और उन कोलिजन्स में ऐसा हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी लूज कर जाए। कहने का मतलब एनर्जी मिली उसको जरूर, बट वो बाहर निकलने से पहले ही वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होने लगा, और कोलिजन में अगर उसकी एनर्जी लॉस इतनी हो गई कि जो बाहर निकलने के लिए डिफरेंस चाहिए था उतना बचा ही नहीं, तो फिर वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और ये काम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है, क्योंकि 10⁵ में से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जो बाहर आ पा रहा है, मतलब बाहर आना मतलब बहुत भाग्यशाली इलेक्ट्रॉन है, तभी बाहर आ पा रहा है। जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी इसी फॉर्म में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तो है। सोलर एनर्जी की, जैसे तुमने सोलर सेल या कोई एलईडी लाइट वाइट देखी होगी, तो पता चलता है कि 6-6, 8-8 घंटे जो है सनलाइट में रखा रहता है, तब वो इतना चार्ज हो पाता है कि 1 घंटे चल पाए ठीक से, बिकॉज जो एनर्जी का जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत पुअर है। रिसर्च चल रही है इसी एफिशिएंसी को किसी तरह इंक्रीज कर पाए, ठीक है ना। तो ये फोटो एफिशिएंसी ध्यान रखना, क्वेश्चन में मेंशन होगी, हमें पहले से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन में होगी वो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है। एंड फिर आते हैं इसके लास्ट पॉइंट में, एंड दैट इज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक तरह से ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है आइंस्टाइन का ही था, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने ये बोला कि जो भी फोटोन एनर्जी है, जैसे ही वो फोटोन एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन एनर्जी को कहां कहां यूज कर सकता है। तो बेसिक बात बस ये कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस फोटोन एनर्जी को 2 जगह यूज कर सकता है, जिसमें से एक है वर्क फंक्शन। अब देखो वर्क फंक्शन की बात तब आएगी जब वो मेटल सरफेस से बाहर निकलने वाला होगा। ऐसे मान के चलो कि जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी उसकी ऑलरेडी निगेटिव है, तो अगर उसे बाहर निकलना है तो उतना एनर्जी प्लस करना पड़ेगा, तो वो जो प्लस करना पड़ेगा वो फोटोन एनर्जी का ही पार्ट होगा। और अगर उसके पास कुछ बच गया और वो बाहर निकलता है तो वो बन जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो वो बन जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हमको ऐसे लिखना चाहिए hν = phi + ke, लेकिन यहाँ पे phi + ke नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसको ke max लिखते हैं। अब ke max क्यों लिखते हैं? ke max इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो समझ लो उन सभी भाग्यशाली इलेक्ट्रॉन्स में से भी भाग्यशाली होगा, क्योंकि होगा क्या, जैसे ही फोटोन मिलेगा उसको वो 100% इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ना कुछ कोलिजन्स जरूर करेगा, और कोलिजन्स करेगा
तो अगर वो बाहर आ भी रहा है ना, तो भी उसके पास जो एनर्जी है वो h nu माइनस फाइव के बराबर नहीं होगी। मतलब कहने का कि ऐसा तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे जो बिल्कुल एनर्जी वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जितना मिला उसमें से जितना चाहिए एटम को देके फिर बाहर आ गए। इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनका जब बनाया गया ग्राफ कि भाई क्या क्या काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो देखा गया कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, निग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी के मैक्स के बराबर है। बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी एनर्जी इस के मैक्स से कम है, मतलब 0 से लेके के मैक्स के बीच में कोई भी एक वैल्यू है। तो वो जो डिफरेंस है जो गायब हो गई वो कहां जा रही है, तो वो कोलिजन्स में जा रही है। तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें आगे लिख देंगे कि आफ्टर एब्जॉर्बिंग फोटोन द इलेक्ट्रॉन may collide with other electrons and atoms, और आगे लिख देंगे it may lose some part of its energy during collision. Hence, when it comes out, its kinetic energy follows. अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो सकती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये वाला रिलेशन फॉलो करेगी, मतलब 0 से लेके के मैक्स के बीच में कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जिसमें के मैक्स जो है वो एच न्यू माइनस फाइव के इक्वल होगा। याद रहेगा इतनी बात, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो इसके ऊपर हम कुछ फिर आगे प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो इसमें देखो, जैसे ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, करो इसको। सीधा फॉर्मूला बेस्ड है क्यों भाई। इसमें हमको Yes. फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड, यानी लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू है 2750। तो यहाँ से फाई निकालने के लिए हम लोग 12400 डिवाइडेड बाई 2750 कर सकते हैं। तो ये बता रहा है, आ रहा है 4.52 के आसपास, ठीक है। बी पार्ट में के मैक्स, तो के मैक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं के मैक्स के लिए हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, तो ये हो जाएगा 12400 अपॉन 1800 एंड माइनस 4.52, ठीक है। तो ये कितना आता है 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को 2.38 लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तब इसको जूल में करना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए। और मास इलेक्ट्रॉन का पड़ेगा 9 × 10 पावर माइनस 31 kg। तो कर लेना कैलकुलेट। अब मॉडर्न में थोड़ा कैलकुलेशन है, तो हो सकता है तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो। 9.15 to 10 की पावर 5। 9.1 10 पावर 5। यस सर। ठीक है, कर लिया ना सभी ने, इसमें कुछ डाउट नहीं था। नेक्स्ट देखो,
ये जेई मेल में आया हुआ ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें जैसा कहता जा रहा है वैसे इक्वेशन बनाते हैं। पहले तो कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी v है व्हेन द लाइट फ्रीक्वेंसी इज n and now frequency is increased to 3n, what will be maximum velocity? तो मैक्सिमम वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो हमारे पास ये है h nu इज इक्वल टू फाइव प्लस के मैक्स, और के मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में उसने फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स कर दी है, तो h इंटू 3 न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें एक तरह से वी डैश का वैल्यू निकालना है v से कंपेयर करके कि कितना आएगा। तो देखो इसको करने के लिए क्या करो, फाइव को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 डिवाइड कर देते हैं। तो ये वी डैश स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 3h न्यू माइनस 5 अपॉन h न्यू माइनस 5। तो भाई अब ये बताओ सिर्फ मुझे कि ये जो राइट हैंड साइड है ये ग्रेटर देन 3 है या नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। तो वी डैश स्क्वायर ग्रेटर देन 3v स्क्वायर हो जाएगा एंड वी डैश ग्रेटर देन √3। ग्रेटर देन 3 कैसे, कोई कंफ्यूजन है किसी को? बताओ। नो सर। ये वाला टर्म ग्रेटर देन 3 है, ठीक है ना? सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए। देखो इक्वेशन तो यही वाली नॉर्मली यूज की है। उसने सिंपली ये बोला है कि जब फ्रीक्वेंसी न्यू है तो मैक्सिमम वेलोसिटी v है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को 3 न्यू कर दे रहे हैं, 3 टाइम्स कर दे रहे हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फॉर्मूला तो यही यूज किया है 2 बार, देखो बाकी सॉल्व करना है। अब हमें v डैश को v के टर्म्स में निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैंने ये कहा कि 5 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 डिवाइड कर दो, 2/1 कर दो। तो 2/1 करेंगे तो ये मिलेगा। करके देखो अपने आप। यस सर, समझ में आ गया। ठीक, और देखो नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें एक पॉइंट है जो ध्यान से समझने वाला है, और वही मिस किया होगा तो आंसर गलत आ रहा होगा। देखो इसमें है क्या, पहले प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस क्या है कि पहले फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी फोटोन एनर्जी के ही बराबर हो जाएगी। समझना ध्यान से। जब वो बाहर निकल रहा होगा ना, वो लास्ट स्टेप है। जो वर्क फंक्शन हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे वो लास्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे, भले ही इक्वेशन में पहले लिखते हो, क्योंकि वर्क फंक्शन उस मोमेंट पे सब्ट्रैक्ट होगा जब वो बाहर आने लगेगा। जब तक वो अंदर टकरा रहा है तब तक उसकी एनर्जी फोटोन एनर्जी के ही बराबर है। तो ऐसे समझो कि एक्सेस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर absorbing photon, आफ्टर एब्जॉर्बिंग फोटोन, तो वो एनर्जी सीधे सीधे hc बाई लैम्डा के ही इक्वल बन जाएगी, यानी 1240 अपॉन 400। तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। यानी जब बोला गया ना 10% लॉस हो रहा है, तो 10% इसी एनर्जी का लॉस हो रहा है। वर्क फंक्शन माइनस नहीं करेंगे, वर्क फंक्शन तब माइनस होगा जब वो बाहर निकलेगा, ठीक है ना? तो ऐसे देखो, एनर्जी रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन के बाद कितनी एनर्जी बचेगी? लेट्स से वी कॉल इट E1। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद 10% लॉस होगी, तो उसका 0.9 बचेगा 90%। तो ये वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो ये आएगी शायद, कितने आएगी? 2.79। देखो इसी तरह से एनर्जी रिमेनिंग आफ्टर
सेकेंड कोलिजन के बाद कितनी बचेगी? तो फर्स्ट कोलिजन के बाद जो बची है फिर इसका 0.9 करेंगे तो ये आएगी 2.51। तो अब दो कोलिजन के बाद 2.51 बची है, तो हेंस काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट कम्स आउट, कितनी हो जाएगी? तो 2.51 में 2.2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आएगा। बात समझ में आई? इसी तरह से अब देखो थर्ड कोलिजन अगर कराएं, एनर्जी रिमेनिंग आफ्टर थर्ड कोलिजन, तो थर्ड कोलिजन के बाद जो एनर्जी बचेगी वो 2.51 इंटू 0.9 होगी। तो ये भी तुम चेक करोगे तो 2.26 आएगी। अभी भी ये 2.2 से ज्यादा है, यानी अभी भी बाहर निकल सकता है। लेकिन जब हम एनर्जी रिमेनिंग आफ्टर फोर्थ कोलिजन निकालेंगे यानी E4 की वैल्यू, तो E4 निकालेंगे 2.26 में फर्दर 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद जो बचेगा ना वो 2.2 से कम आएगा और हम यहां से लिख सकते हैं कि इट इज अनेबल टू कम आउट, आफ्टर 4 such collisions, तो ये हमारा सेकंड आंसर है। बताओ समझ में आया या कहीं डाउट है? मेन पॉइंट जो इसमें ध्यान रखना है वो यही है कि फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसे समझ लो कि उस इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी हो गई है जितनी फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया है। एक्सेस एनर्जी तो उसी को बोलेंगे ना। हाँ, जब वो उस एटम को छोड़ के बाहर निकल रहा होगा ना तब उसमें से 2.2 माइनस होगा। तो पहली बार जब लॉस होगा तो उसकी उसी एनर्जी का लॉस होगा, और जब लॉस होते होते जो एनर्जी बच रही है वो 2.2 से कम हो जाएगी तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। 10% लॉस हो रही है तो 90% बच रही है, तो मैंने 0.9 का मल्टीप्लाई किया है हर बार। कहां डाउट है बताओ? सर समझ गया। मेन ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया कि वो जो प्रोसेस है वो तुम्हें समझ में आया कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि 2.2 पहले माइनस कर देंगे फिर जो बचेगा उसका 10%, और फिर जो बचा हुआ है इसका मतलब तुमने मान लिया कि बाहर निकल आया है। क्लियर है? और देखो। यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का ये आया हुआ है। देखो इसमें जैसा जैसा कहता जा रहा है, देयर आर 2 मेटेलिक प्लेट्स ए एंड बी, ईच ऑफ एरिया गिवन है। तो मेटेलिक प्लेट ए एंड मेटेलिक प्लेट बी, ठीक है। एरिया हमको दिया है इनका 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेट बी कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, प्लेट बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कितना है 33.7 10⁻⁻12 कूलम्स, ठीक है। अब मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, तो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट विथ फोटोन एनर्जी यानी एच न्यू की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टार्ट्स फॉलिंग ऑन प्लेट ए एट t = 0 such that 10⁻16 photons
इसके ऊपर फॉल हो रहा है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, एंड अज्यूम दैट 1 इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फॉर 10 पावर 6 फोटॉन्स, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो 10 पावर -6 है, एंड ऑल्सो अज्यूम दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कलेक्टेड बाय बी, मतलब यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बी पे पहुंच रहे हैं, एंड वर्क फंक्शन ए का दिया हुआ है, वर्क फंक्शन ऑफ ए दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज अ कांस्टेंट। तो हमें सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड टिल t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन ए पर सेकेंड, कितने फोटॉन्स उसके ऊपर फॉल हो रहे हैं। तो फोटॉन्स कितने फॉल हो रहे हैं, 10 टू द पावर 16 फॉल हो रहे हैं पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए 5 इंटू 10 पावर -4 में, तो कितने फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 12 फोटॉन्स पर सेकेंड फॉल हो रहे हैं। तो इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे होंगे, तो इसमें हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकल रहे होंगे। तो टिल t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे, तो 10 सेकेंड में कितने निकल गए होंगे, 10 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स ए से निकल गए होंगे। तो पहला आंसर तुम्हारा यही है। क्लियर है सभी को। फिर ये कह रहा है कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बी पे पहुंच गए, तो ये बताओ इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या, इतने इलेक्ट्रॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ए पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज बी पे आ जाएगा। तो पहले इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज होगा 5 इंटू 10 पावर 7 1.6 10 पावर -19, तो ये आएगा 8 इंटू 10 पावर -12 कूलम। अब जरा ध्यान से समझना, इतने इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस QA इसके ऊपर आ गया होगा और इतने इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज बी पे आ गया होगा। अब बी के ऊपर पहले से ही कुछ चार्ज था, तो इसके ऊपर चार्ज है प्लस का 8 इंटू 10 पावर -12 कूलम, और इसके ऊपर कितना बचेगा, तो इसके ऊपर 33.7 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा। ध्यान से देखो 10 पावर -12, तो ये आएगा 25.7 इंटू 10 पावर -12 कूलम। तो ये वैल्यू हो गई QB की और ये वैल्यू हो गई QA की, और हमें निकालना है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब क्योंकि QB बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास अब फॉर्मूला है ना, QB माइनस QA अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगाया है। सी का आंसर 23 आएगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो QB माइनस QA अगर करेंगे तो ये आएगा 25.7 माइनस 8 इंटू 10 पावर -12 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो A की जगह आएगा 5 इंटू 10 पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 पावर -12। तो तुम ध्यान से देखो कि ये जो QB माइनस QA निकाला है ये 8.85 का डबल आएगा, तो ये सीधे सीधे बन जाएगा 2000। देखो तो ये 2000 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा बी पार्ट। और सी पार्ट में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालें तो ये बताओ कि किसका पोटेंशियल हाई होगा, ए का या बी का। कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पे है? प्लेट बी हायर पोटेंशियल पे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सीधे सीधे E इंटू डी लिख सकते हैं। तो ये होगा 2000 इंटू 1/100, क्योंकि सेंटीमीटर है तो ये आएगा 20 वोल्ट। ध्यान से देखना। अब देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका Ke मैक्स अगर चाहिए तो वो होगा hν - 5
HNO की वैल्यू 5 है, फाई की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके इलेक्ट्रॉन निकला। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर साइड में आएगा, राइट साइड में, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और कितनी बढ़ जाएगी? तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 20 वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाएगी। बताओ ये बात डायरेक्ट समझ में आती है क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग प्लेट बी, तो ये काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, तो ये 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, विच इज आवर थर्ड आंसर। बताओ इसमें कौन सा स्टेप दोबारा बताना है या नहीं क्लियर है? बोलिए, क्लियर है सब? ये पॉइंट बस ध्यान रखो। अभी इसको वैसे बता और भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि 20 वोल्ट से देखो अगर कोई भी पार्टिकल v वोल्ट से एक्सीलरेट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी बढ़ती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है और 20 वोल्ट से एक्सीलरेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी E इंटू 20 बढ़ जाएगी। अब हमने E को 20 में मल्टीप्लाई ना करके उसके यूनिट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन है 20 वोल्ट से एक्सीलरेट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर डेसिलरेट हो रहा होता तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेसिल कम कर देते। ठीक है? यस सर। तो अभी इसमें आज इतना ही रखते हैं, होमवर्क इसमें फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर के बाद देंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा और हो जाए आगे, तो अभी आप इतने रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास के पहले बस एक बार, ठीक है?